हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 से जो आपका सब्जेक्ट है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस इन अर्ली मॉडर्न यूरोप 2 हिंदी मीडियम में, इसकी ये वन शॉट वीडियो है। अभी अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ तो आपके लिए बस ये वीडियो काफ़ी है। वन शॉट वीडियो का मतलब है कि अगर आप इतना कर लोगे तो ये मोर देन इनफ है, मतलब आपका एक अच्छा स्कोर भी बन जाएगा और आप पास तो हो ही जाओगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है एकलव्य स्नातक 1। ओके, तो ये आपको सर्च मारना है और यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि वैज्ञानिक क्रांति के दौरान वैज्ञानिक पद्धति के विकास और महत्व का वर्णन करें और यह भी जोड़ें कि वैज्ञानिक क्रांति में प्रमुख योगदानकर्ता कौन थे और उनके महत्वपूर्ण योगदान क्या थे। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो वैज्ञानिक क्रांति थी, ठीक है, वैज्ञानिक क्रांति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें एक तो वो था क्या और उसके अंदर किन किन लोगों का योगदान था वैज्ञानिक क्रांति में। तो आइए देखते हैं कि आखिर कौन कौन इसमें इंपॉर्टेंट नाम है। तो इसमें सबसे पहले वैज्ञानिक क्रांति जो मोटे तौर पर 16वीं से 18वीं शताब्दी तक चलती है, इसमें आप देखोगे लोगों का नज़रिया बदल दिया। वैज्ञानिक क्रांति आने के बाद बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि आप अगर देखोगे वैज्ञानिक क्रांति का मतलब आप इंग्लिश में जिसको आप कहते हो साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे लोग जो है तर्क वितर्क करने लगे, साइंस पर आधारित बातें होने लगी और लोग जो है एक्सपेरिमेंट वगैरह जो हो रहे थे उसके ऊपर अब विश्वास करने लगे। पहले क्या होता था, मतलब जो भी कही सुनी बात होती थी उस पर लोग विश्वास कर लेते थे, लेकिन अब क्या है, लोग इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते थे। तो वैज्ञानिक क्रांति से पहले ज्ञान अक्सर परंपरा या दार्शनिक अटकलों पर आधारित होता था। तो वैज्ञानिक क्रांति जब नहीं थी तो उससे पहले जितना भी ज्ञान था वो कैसे होता था कि जो परंपरा चली आ रही है, मान लो किसी ने कोई बात बोली तो वो जो भी बोली है लोग उसी को मान लेते थे, ठीक है। हालांकि निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो गैलीली, जोहानस केपलर और आइजैक न्यूटन, ये कुछ बड़े विद्वान हैं, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी। सो इन्होंने वैज्ञानिक क्रांति में सबसे ज्यादा योगदान दिया था, ठीक है, दुनिया भर को। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस 1473 से 1543। तो निकोलस कोपरनिकस का क्या योगदान है, तो इसमें आप यहां से समझिए। सौर मंडल के अपने सूर्य केंद्रित मॉडल के लिए ये प्रसिद्ध हैं, जिसने प्राचीन काल से प्रचलित भू केंद्रित मॉडल को चुनौती दी। तो देखो इन्होंने क्या बोला है कि भाई अगर आप यहाँ पे देखोगे सन सेंटर्ड सोलर सिस्टम मीन्स सूर्य केंद्रित सौर मंडल, मीन्स जिसमें केंद्र के अंदर क्या है, सूर्य है और उसके आसपास सारे ग्रह हैं, सारे प्लेनेट हैं। इससे पहले क्या होता था, भू केंद्रित मॉडल चलता था, मीन्स बीच में हमारी भूमि यानी कि पृथ्वी है और उसके चारों ओर ग्रह हैं। तो समझ में आ रहा है आपको क्या डिफरेंस है कि इन्होंने निकोलस कोपरनिकस ने ये चीज में बदलाव लाया और इन्होंने बताया कि सेंटर में सन है और जो सन होता है उसी के चारों तरफ जो है ये रोटेशन हो रही है प्लैनेट्स की। आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद आते हैं गैलीलियो गैलीली 1564 से लेके 1642। गैलीली जो यहाँ पे गैलीलियो गैलीली है उनको अक्सर आधुनिक अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। मीन्स बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करके जो आप मतलब जो एस्ट्रोनॉमी वगैरह के बारे में वो गैलीलियो गैलीली ने ही किया था। जो उनका टेलीस्कोप है जिसको दूरबीन भी कहते हैं, टेलीस्कोप में उनके सुधारों ने उन्हें बृहस्पति के चंद्रमाओं और शुक्र के चरणों जैसे अभूतपूर्व अवलोकन करने की अनुमति दी। मीन्स जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वहाँ के जो चंद्रमा है, जो मून वगैरह है वहाँ पे, और जो शुक्र ग्रह वगैरह है उसके बारे में इनके टेलीस्कोप से बहुत हेल्प मिली, जिससे ये जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल था, मीन्स जो आपका सूर्य केंद्रित मॉडल या फिर सन सेंटर्ड या फिर हीलियोसेंटर्ड जो मॉडल था उसको बढ़ावा मिला, क्योंकि इनके टेलीस्कोप से बहुत फायदा हुआ विज्ञान को, ठीक है। तो ये आपके पीछे जो आपको फोटो नजर आ रही है ये है गैलीलियो गैली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर जोहानस केपलर आते हैं 1541 से 1630। इन्होंने ग्रहों की गति के अपने 3 नियम विकसित करे। इन्होंने बताया जितने भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो किस तरीके से मोशन में आते हैं, किस तरीके से वो जो प्लैनेट्स होते हैं वो गति करते हैं, उसके लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है, जोहानस केपलर। तो इन्होंने अभूतपूर्व सटीकता के साथ सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का वर्णन किया। इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो सूर्य है हमारा उसके चारों ओर जो ग्रह होते हैं वो अपनी मूवमेंट करते हैं। सो उनके कानून
जो यानी कि जो भी उन्होंने नियम वगैरह बनाए अपने, ठीक है, नियम है, उन्होंने ग्रहों की कक्षाओं को समझने के लिए एक गणितीय ढांचा प्रदान करा कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनके जो कक्ष होते हैं, जो उनकी कक्षाएं होती हैं, वो कैसे वहाँ पे मूवमेंट होती है, कैसे वो प्लैनेट्स गति करते हैं, इसको समझने में जोहानस केपलर ने बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे डेटा दिया, ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा आंकड़े हमें दिए, ठीक है। तो ये फोटो है आप सभी के सामने जोहानस केपलर की। आगे बढ़ते हैं। आइजैक न्यूटन 1643 से 1727, शायद वैज्ञानिक क्रांति का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति अगर कोई है तो वो आइजैक न्यूटन है। हम में से शायद ही कोई होगा जिसने आइजैक न्यूटन का नाम ना सुना हो, ठीक है। तो आइजैक न्यूटन जो है, उन्होंने आप देखोगे शास्त्रीय यांत्रिकी, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण और कैलकुलस की नींव रखी। ये दो तीन चीजें हैं जिनमें इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, और सबसे ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। जो हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेविटी के बारे में, कि एक दिन ये न्यूटन बैठे थे, ऊपर से एक सेब आता है, उससे इनको पता चलता है कि हाँ भाई ग्रेविटी तो इस तरीके से होती है जो चीज़ों को खींचती है। सो ये इनके लिए बहुत जाने जाते हैं। 1687 में प्रकाशित उनकी महान कृति, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत। यहाँ पे उन्होंने अपने गति के नियम बताए हैं, ठीक है। न्यूटन की गति के नियम आपने बहुत जगह पढ़े होंगे, साइंस में पढ़े होंगे, फिजिकल एजुकेशन में कभी ना कभी पढ़े होंगे, ठीक है। सो ये गुरुत्वाकर्षण के नियम जो हैं और जो बाकी गति के नियम हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है जो आकाश में जो हमारे पिंड होते हैं और जो हमारे धरती पर जो स्थलीय वस्तुएं होती हैं वो कैसे गति करती हैं, ये हमें इन्हीं के नियमों के बाद पता चला। ओके, फिर इसके बाद आता है एरिस्टोटेलियन स्कोलिस्टिज्म से विराम। देखो, एरिस्टोटेलियन स्कोलास्टिज्म से विराम का मतलब है कि वैज्ञानिक क्रांति से पहले क्या होता था, यूरोप का अधिकांश हिस्सा एरिस्टोटेलियन दर्शन पर बहुत अधिक निर्भर था, जो कि निगमनात्मक तर्क और प्राचीन अधिकारियों के प्रति सम्मान पर जोर देता है। अब इसको समझो, इसका मतलब क्या है। जब वैज्ञानिक क्रांति नहीं हुई थी उससे पहले यूरोप के जो ज़्यादातर लोग थे, वो जो प्राचीन ज़माने में जो विद्वान वगैरह होते थे, उन्होंने जो कह दिया उसी को वो लोग मान लेते थे, ठीक है, उनका सम्मान करते थे। और हालांकि जैसे जैसे विद्वानों ने लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू किया और नए विचारों के साथ प्रयोग किया, उन्होंने एरिस्टो की बाधाओं को तोड़ दिया। अब यहाँ पे धीरे धीरे जब नए विद्वान आए, उन्होंने क्या करा, ये जो पुराने जो विचार चले आ रहे थे, जो मान्यताएं चली आ रही थी, इसको कहीं ना कहीं तोड़ा, ठीक है, इसके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। और इसके बाद एक्सपेरिमेंट करना, उसका डेटा आना, उसका रिजल्ट आना, प्रूफ के साथ यहाँ पे अब हर चीज पे सवाल उठ रहा था, कहने का मतलब है। फिर अवलोकन और प्रायोगिक दृष्टिकोण, मीन्स ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। सो देखो, वैज्ञानिक क्रांति के अंदर क्या हुआ कि सबसे ज्यादा था वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर था। मीन्स ये नहीं कि आपने कुछ भी कह दिया और उसको कोई भी मान लेगा, ऐसा नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे ये होगा कि पहले एक्सपेरिमेंट होगा, उसका ऑब्जर्वेशन होगा और देखा जाएगा कि जो आप बता रहे हो वो सही भी है या नहीं है। ओके, तो इससे क्या है, ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय भी था और इसमें आप इसको प्रूव भी कर सकते हो कि हाँ, अगर मैं कोई फैक्ट बता रहा हूँ तो वो सच है। फिर इसके बाद सहयोग और संचार पर जोर। पहले क्या होता था, देखो, वैज्ञानिक क्रांति को विद्वानों के बीच अभूतपूर्व स्तर के सहयोग की विशेषता थी। मीन्स जितने भी विद्वान होते थे वो एक दूसरे का सहयोग करते थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते थे, और जिन्होंने विचारों का आदान प्रदान किया, हर बड़ा जो वैज्ञानिक था, हर बड़ा जो विद्वान था, वो अपने आचार विचार जो भी है एक दूसरे के साथ शेयर करता था और एक दूसरे को जो है लेटर भेजता था और पब्लिकेशंस भेजता था। और इंग्लैंड में तो रॉयल सोसाइटी भी थी और एकेडमी डेज जैसे समारोह के माध्यम से एक दूसरे के काम की आलोचना भी होती थी। होता क्या था, पहले के समय में यूरोप में समय समय पर मीटिंग्स वगैरह होती रहती थी या फिर समिट्स वगैरह होती थी, जहाँ पे सारे विद्वान इकट्ठे होते थे। वो एक दूसरे का काम देखते थे कि भाई इसने क्या किया अपने फील्ड में, उसने क्या किया है। फिर अगर कोई कमी होती थी तो वो चीज़ वो बताते थे। फिर फ्रांस में विज्ञान ज्ञान के इस आदान प्रदान ने वैज्ञानिक प्रगति को गति दी। अब जब देखो ये ज्ञान वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है, तो इससे होता क्या है कि जो विचार हैं उसका आदान प्रदान होने लगता है, ठीक है। और विचारों का जब आदान प्रदान होगा तो उसी से जो विज्ञान है वो और ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा और ज़्यादा विज्ञान आगे बढ़ता है।
अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है आधुनिक यूरोप के सांस्कृतिक परिवर्तनों में ज्ञानोदय का योगदान क्या था। ज्ञानोदय, ठीक है, एनलाइटनमेंट का जो पीरियड था, मींस जब जो यूरोप का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो धीरे 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 शिक्षित हो रहा था और पुरानी बाधाओं से बाहर निकल रहा था। सो वो जो ज्ञानोदय का टाइम था उसमें क्या क्या चीज़ें हुई वो आपसे पूछी जा रही हैं। सो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले ज्ञानोदय के टाइम पर तर्क और तर्क संगतता का उदय हुआ। तो ज्ञानोदय का वो पीरियड था जिसमें पहले क्या होता था, अंधविश्वास बहुत ज्यादा चलता था यूरोप में, और ज्ञानोदय के बाद क्या है कि लोगों ने तर्क वितर्क विचार करना और इस पे ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया था। जैसे डेस्कार्टेस, स्पिनोजा और कांट जैसे दार्शनिक, दार्शनिक का मतलब होता है फिलोसफर्स, ठीक है, मींस विद्वान। ये जो फिलोसफर्स थे इन्होंने अपनी ऐसी सोच दुनिया को बताई जिसमें इन्होंने आलोचना करना शुरू करा, चीज़ों को समझना, सही गलत, उस चीज़ों की क्या अच्छाई है क्या बुराई है किसी भी चीज़ में, ये इन्होंने लोगों को करना सिखाया कि हाँ भाई ये चीज़ होनी चाहिए। ओके, और इससे क्या होता है, गणित, मैथमेटिक्स यानी कि, और उसके बाद भौतिकी यानी फिजिक्स और दर्शन जैसे क्षेत्रों में भी प्रगति हुई। और इन लोगों के कंट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है, फिजिक्स, मैथ्स, फिलॉसफी, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। धर्मनिरपेक्षीकरण, ज्ञानोदय का टाइम ऐसा था, इस टाइम के जितने भी विचारक हुए, जो विद्वान हुए, उन्होंने क्या करा, सार्वजनिक जीवन में धर्म के प्रभुत्व को चुनौती दी। पहले क्या होता था, धर्म बहुत ज़्यादा वो था, इंपॉर्टेंस रखता था, मीन्स क्रिश्चियनिटी थी यूरोप में, ईसाई धर्म था, सो सारी चीज़ें चर्च कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में इन विद्वानों ने क्या करा, चर्च को राज्य से अलग करने की वकालत करी। कि इन विद्वानों ने बोला कि जो चर्च है ना वो थोड़ा थोड़ा राज्य से अलग होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि चर्च और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं होगा कभी किसी का भला, जो बाकी धर्म के लोग हैं उसके लिए तो ये कभी सोचेंगे ही नहीं। तो इससे धार्मिक सत्ता का जो है ह्रास हुआ और धर्मनिरपेक्षता का उदय हुआ इसी टाइम पर। जब इन लोगों ने चर्च और राज्य को अलग करने की बात करी तो यहीं से धर्मनिरपेक्षता का भी टॉपिक आता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का भी अल्टीमेटली मीनिंग यही होता है कि जो राज्य है, यानी कि जो हमारी सरकार है, जो हमारी स्टेट है, वो कहीं ना कहीं दूर रहे, ठीक है, सरकारी कामकाज से। मतलब जो सरकारी कामकाज में धर्म ना आए, व्यक्तिवाद और मानवाधिकार। ज्ञानोदय के टाइम पर दार्शनिक, जो जितने भी दार्शनिक थे, जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में बात करी। मीन्स इस टाइम पे जितने भी विचारक हुए वो लोगों के जो अधिकार होते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, मानव अधिकार हमारे जितने भी होते हैं, इन चीज़ों पर बात होने लगी, जो कि पहले नहीं होती थी। क्योंकि पहले का समाज कैसा था, बहुत ज़्यादा भेदभाव वाला समाज होता था, ठीक है। जो समाज में इतनी ज़्यादा आप देखोगे ऊंच नीच, बड़ा छोटा, और कोई अमीर गरीब बहुत ज़्यादा था। सो जब धीरे धीरे ये जो विचारक आए, इन्होंने क्या करा कि लोगों के अधिकारों के बारे में बात करना शुरू करी, जिससे कि आज की डेट का जो लोकतंत्र है उसकी नींव रखी गई, ठीक है। क्योंकि लोकतंत्र में भी क्या होता है, जनता के बारे में सोचा जाता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान और सर्वदेशीयवाद। तो देखो ज्ञानोदय का जो टाइम था, इसमें क्या हो रहा था, बौद्धिक आदान प्रदान बहुत ज़्यादा था। मीन्स बड़े बड़े जो विद्वान होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने लगे थे, और इससे होता क्या है, अलग अलग देशों के विद्वान और विचारकों ने बातचीत और मतलब आपस में विचार साझा करे। मीन्स एक दूसरे के देश में वो जाते थे, अपने विचार बताते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक देश के विचार दूसरे देश में जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि कल्चरल एक्सचेंज होता है, अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है, जिससे कि एक अधिक जुड़ाव महसूस होता है कि सभी देश जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं एक वैश्वीकरण की भावना, मीन्स सभी देश जो हैं वो आपस में एक हो रहे हैं, एक दूसरे के विचार इधर से उधर जा रहे हैं, ये भी एक वैश्वीकरण ही होता है। साहित्यिक और कलात्मक आंदोलन। तो देखो ज्ञानोदय के टाइम पर क्या होता है, साहित्यिक और कलात्मक आंदोलन भी होने लगे, जिससे क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे वोल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू, ये कुछ ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से सामाजिक अन्याय की आलोचना करी। ये दो तीन ऐसे नाम हैं जिन लोगों ने जो अन्याय वगैरह होता था समाज में उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर देखोगे कि राजनीतिक सुधार की भी इन्होंने मतलब इन लोगों ने मांग करी कि जो हमारी राजनीति में जितनी भी कमियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। जबकि जैक्स लुई डेविड और जोहान वोल्फगैंग वॉन गोए ऐसे थे जैसे कलाकारों ने अपनी कला में प्रबुद्धता के आदर्शों को प्रतिबिंबित किया। मीन्स ये दो तीन कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे जो अपनी कला के माध्यम से
ये बता रहे थे कि धीरे 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 जो यूरोप है वहाँ पे पुनर्जागरण हो रहा है, लोग जो हैं वो शिक्षित हो रहे हैं, लोगों में ज्ञान आ रहा है। शिक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र, तो ज्ञानोदय की वजह से जनता में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हुआ। मीन्स ये जो ज्ञानोदय का पीरियड था, ठीक है, ज्ञानोदय मीन्स लोग जो हैं वो पढ़ना लिखना वापस से शुरू कर रहे थे। एक तरीके से दोबारा यूरोप जो है, जो अंधकार में जा चुका था, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास वगैरह में जा चुका था, वहाँ से बाहर निकल रहा था। तो समाचार पत्र, पत्रिकाओं और कॉफ़ी हाउसों के उदय ने बौद्धिक प्रवचन और बहस के लिए मंच प्रदान करे। लोग जो है न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ने लगे थे, लोग जो है पत्रिकाएं पढ़ते थे, लोग कॉफ़ी हाउस में जाकर डिस्कशंस करते थे, बहस करते थे। इससे क्या होता है कि एक ऐसा विकास हुआ, ठीक है, विचारों का विकास हुआ जिससे लोगों में शिक्षा की भावना का प्रसार हुआ। लोग एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लगे। वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी नवाचार, सो ज्ञानोदय के टाइम पर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, जो मैंने आपको पीछे भी बताया था, उसका ज़्यादा विकास हुआ। लोग जो हैं अब अंधविश्वासों पर कम विश्वास करते हैं, हर चीज़ को ऑब्जर्व करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, उसका जो रिजल्ट आता था उसके बाद किसी भी चीज़ पर विश्वास करते थे। ठीक है, सो इससे क्या हुआ, हमारी जो चिकित्सा होती है, यानी कि जो मेडिसिन की फील्ड होती है, ठीक है, मेडिसिन की फील्ड के अलावा क्योंकि अगर इंजीनियरिंग जो हमारी होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ, कृषि में बहुत ज़्यादा विकास हुआ इसकी वजह से, क्योंकि अब जो भी चीज़ें बन रही थी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करके एक्सपेरिमेंट करके बनने लगी थी। अब हमारा अगला प्रश्न है जॉन लॉक दर्शन के प्रमुख बिंदु। जो जॉन लॉक हैं, जो बहुत बड़े विद्वान हैं, आपने कभी ना कभी इनको पॉलिटिकल साइंस वगैरह में पढ़ा होगा। सो जॉन लॉक ने क्या बातें बताई हैं वो हम देखते हैं। तो आपके सामने फोटो है जॉन लॉक की, आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी। सो लेट्स सी ये क्या कहते हैं। तो सबसे पहले सरकार की कुछ सीमाएं बताते हैं। जॉन लॉक ने ये बोला है कि सरकार सीमा के अंदर रहकर काम करे, मीन्स जो शक्तियां हैं वो असीमित ना हो, सीमित हो। जो सरकार है उसको कानून कंट्रोल करे, ऐसा ना हो सरकार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, अत्याचार करने लगे। सो उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी बोला है कि सरकार जो होती है वो रक्षा करे लोगों की जो स्वतंत्रता होती है उसकी, ठीक है, और शक्तियां जो होती हैं वो थोड़ा सा ऐसी सीमा में हो कि सरकार उसका दुरुपयोग ना करे। प्राकृतिक अधिकार और सामाजिक अनुबंध, तो जॉन लॉक ने अपनी फिलॉसफी में ये बताया कि सभी व्यक्तियों के लिए कुछ प्राकृतिक अधिकार बताएं, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये दो तीन ऐसे अधिकार हैं जो ये कहते हैं कि सभी व्यक्तियों के पास होने ही चाहिए अगर उनको अपना विकास करना है। तो उनका ये मानना था कि लोग एक ऐसी सरकार मतलब चाहते हैं जो इन अधिकारों की रक्षा करे। सो इससे क्या है, इनकी इन अवधारणाओं से लोकतंत्र का विकास होता है, लोकतांत्रिक विचारों का विकास होता है, और सरकारों को कैसा काम करना चाहिए ये कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है। फिर है लोकतांत्रिक पहलुओं पर प्रभाव। जॉन लॉक के जो सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, उन्होंने लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विकास करा, क्योंकि ये कहते हैं कि लोकतंत्र होना चाहिए, प्रतिनिधियों की सरकार होनी चाहिए, मीन्स जनता अपने आप को रूल करे, ऐसा ना हो कि अत्याचार हो, कोई ऐसी सरकार है तानाशाही वाली, इसके ये अगेंस्ट थे। ठीक है, सो इनके जो दर्शन है, जो इनकी फिलॉसफी है, उसमें उन्होंने अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों के आदर्शों को भी आकार देने में मदद की। मीन्स जॉन लॉक के सिद्धांतों को पढ़कर आप ये मानो कि जो अमेरिका में क्रांति हुई, ठीक है, जो फ्रांस में क्रांति हुई, उन क्रांतिकारियों ने भी इनसे इंस्पिरेशन लिया अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के लिए। तो ये बहुत बड़े आदमी थे भाई। इसके अलावा सहिष्णुता और धार्मिक स्वतंत्रता, जॉन लॉक ने धार्मिक सहिष्णुता और चर्च और राज्य को अलग करने की वकालत करी। जॉन लॉक भी यही कहते थे कि जो चर्च होता है और जो राज्य है वो अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि चर्च एक धार्मिक संस्था है, राज्य जो है वो सभी जनता के लिए होता है। सो एक धर्मनिरपेक्षता के बारे में ये बोलते हैं। संपत्ति के अधिकार और अर्थशास्त्र पर प्रभाव, तो देखो मौलिक प्राकृतिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकारों पर जॉन लॉक के जोर ने आर्थिक सिद्धांतों और नीतियों को भी प्रभावित किया। कहीं ना कहीं यहाँ पे जॉन लॉक ये कहते हैं कि संपत्ति का अधिकार भी सभी के पास होना चाहिए। संपत्ति मीन्स आपका प्रॉपर्टी का जो राइट है, सभी को अपनी संपत्ति मिलने का अधिकार है। तो संपत्ति पर उनके विचारों ने पूंजीवादी सिद्धांतों के लिए भी आधार तैयार किया, कि जब ये कहते हैं कि हर किसी के पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो खुद का जब कुछ आता है तो वो वहीं पे फिर हमारा पूंजीवाद भी आ जाता है। ठीक है, पूंजीवाद भी कुछ ऐसा ही कहता है, आपकी खुद की निजी संपत्ति होना, ठीक है, संपत्ति वगैरह का अधिकार होना। सो यहाँ से पूंजीवादी विचार का भी यहाँ से उदय होता है जब ये अपनी फिलॉसफी दे रहे थे। अगला सवाल है, उन सामाजिक आर्थिक स्थितियों का वर्णन करें जिनके कारण मध्य युगीन और प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में जैकरीज और खाद्य दंगे जैसे लोकप्रिय विरोध प्रदर्शन हुए
और चर्चा करें कि इन घटनाओं ने आम लोगों की शिकायतों और सामाजिक प्रणालियों पर उनके प्रभाव को कैसे प्रतिबिंबित किया। सो जैकरीज और खाद्य दंगे, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ये क्यों हुआ, ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो एक टाइम था, ठीक है, जो मध्यकालीन यूरोप या फिर आधुनिक यूरोप में भी आप देख सकते हो, कुछ ऐसे दंगे हुए, ठीक है, लोग परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा, सरकार से बहुत ज़्यादा दुखी थे। क्या था, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे है सामंती उत्पीड़न। मध्ययुगीन काल के दौरान, मीन्स जब यूरोप के अंदर मिडेवल पीरियड चल रहा था, तो मिडेवल पीरियड में सामंतवाद था। मैंने आपको बहुत बारी पढ़ाया भी है सामंतवाद, सामंत होते थे, लॉर्ड होते थे, ठीक है। अब होता क्या था, ये सामंतवाद में क्या होता था, किसानों का शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, क्योंकि ये अपने लॉर्ड के अधीन रहते थे। तो इस प्रणाली के कारण अक्सर किसानों का शोषण होता था, उनका उत्पीड़न होता था। जिनके पास थोड़ी बहुत स्वायत्तता थी, अपने स्वामी के प्रति भारी के बोझ से दबे हुए थे। कईयों को तो कुछ मिलता ही नहीं था, पैसा नहीं मिलता था। जिनको थोड़ा बहुत मिलता था तो उनको भाई टैक्स देना पड़ता था, बहुत भारी अच्छा खासा टैक्स होता था उनके ऊपर। तो होता क्या है कि ये प्रणाली से बहुत लोग परेशान थे। फिर है आर्थिक कठिनाइयां बहुत थी, समय समय पर अकाल पड़ता था, फसल जो है वो खराब हो जाती, आर्थिक मंदी बहुत ज़्यादा रहती थी। तो इससे पूरे मध्ययुगीन और प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में ये आम थी, कभी अकाल पड़ना, ठीक है, कभी उसके बाद फसल जो है वो खराब हो जाना, ये चीज़ें यूरोप में होती रहती थी, ठीक है। अब इसके बाद है किसान विशेष रूप से खाद्य कीमतों में उतार चढ़ाव और कमी के प्रति संवेदनशील रहते थे। कि जो किसान होते हैं उनका जो भी मतलब वो जो फसल वगैरह जो मतलब वो उगाते थे, उनकी कीमतें कभी चढ़ती थी कभी गिरती थी, जिससे किसानों की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी। और उनकी आजीविका क्योंकि कृषि पर निर्भर होती है, तो जब फसल खराब हो जाती या कीमतें बढ़ जाती तो इससे किसानों में व्यापक भूख और हताशा पैदा हो जाती थी कि उनकी फसल खराब हो गई तो भाई किसानों को पैसे कौन देगा। तो ये भी दिक्कतें थी। कराधान और राजकोषीय नीतियां, तो देखो राजाओं और कुलीनों सहित शासक वर्ग अक्सर युद्धों, भव्य जीवन शैली और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किसानों पर भारी कर लगाते थे। युद्ध में पैसा चाहिए, अपने ऐशों आराम के लिए पैसा चाहिए, या फिर अपनी भव्य जीवन शैली, बढ़िया लाइफ स्टाइल अगर गुजारनी है तो ये लोग क्या करते थे, सारा पैसा लेते थे किसानों से। अब ये टैक्स बढ़ा दिए, मतलब किसानों पर टैक्स लगाकर उसी से अपना खर्चा कर रहे हैं। तो इन करों को अक्सर न्यायपूर्ण तरीके से देखा जा सकता है, एक बोझ के रूप में देखा जा सकता है, जिससे आम लोगों में कहीं ना कहीं जो है दिक्कत और आक्रोश की भावना का विकास हुआ। फिर क्या है, सैन्य भर्ती। युद्ध के समय किसानों को अक्सर अपने परिवारों और आजीविकाओं को छोड़कर सैन्य सेवा में भर्ती भी किया जाता था। मीन्स मान लो लड़ाई का टाइम आ गया, सो बहुत बारी क्या होता था, किसानों को ही युद्ध में भेज दिया जाता था। तो इसने किसान समुदायों को और अधिक तनावग्रस्त कर दिया और शासक अभिजात वर्ग के प्रति नाराजगी को बढ़ावा दिया। मीन्स जब आप उसको कभी भी युद्ध में भेज रहे हो, कभी भी बेचारा शहीद हो रहा है, ठीक है, हेल्प आप उसकी कुछ भी नहीं कर रहे हो, फैमिली के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो इससे क्या होता है कि वो जो लोग थे किसान, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, राजा से भी, अभिजात वर्ग के लोगों से भी, मीन्स अमीर लोगों से। सामाजिक अन्याय और असमानता, तो इसमें फिर इसके बाद है सामंती व्यवस्था ने सामाजिक असमानता को गहरा कर दिया, ठीक है। अब जब सामंतवाद था तो इससे क्या होता है कि एक भेदभाव भी आया, सामंत खुद को ऊपर समझते थे, बाकियों को नीचे समझते थे, समाज में अन्याय बहुत होता था, आम लोगों को अक्सर छोटे मोटे अपराधों के लिए कठोर से कठोर दंड दे दिया जाता था, जबकि कुलीन वर्ग के आप अगर देखोगे कि वो कितने भी क्राइम कर लें उनको कोई दंड नहीं दिया जाता था, और जो आम लोग छोटा सा भी कुछ करते तो उनको बहुत बड़ा दंड मिलता था। तो ये गलत है। फिर इसके बाद है जैकरीज और खाद्य दंगे जैसे लोकप्रिय विरोध प्रदर्शन इन सामाजिक आर्थिक स्थितियों के जवाब में आम लोगों द्वारा महसूस की गई शिकायतों की अभिव्यक्ति थे। आप अगर देखोगे ये जो जैकरीज या फिर ये जो आंदोलन हुए, या ये जो फूड वाले रायट्स जिसको आप कहते हो, फूड वाले दंगे, खाद्य दंगे, ये क्यों हुए, इन्हीं कारणों की वजह से हुए जो मैंने आपको पीछे बताया कि लोगों को तंग कर रखा था। सो वे आमतौर पर विद्रोह के कृत्यों में शामिल थे, जिनमें अब ये लोग क्या करते थे, विद्रोह करते थे, भूमि को कब्जा करके जब्त कर लेते थे, संपत्ति का विनाश करते थे, अपने लॉर्ड वगैरह के घर पे देते थे, ठीक है, अधिकारियों के खिलाफ हिंसा करते थे, कोई अधिकारी दिख गया तो उसको मारने की कोशिश करते थे, गुस्सा भरा हुआ था ना भाई। तो इस तरीके से ये था। सो इन विरोधों का सामाजिक व्यवस्थाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अब ये जब विरोध प्रदर्शन इतना ज़्यादा बढ़ा, इससे हुआ क्या, आइए समझते हैं।
राजनीतिक परिवर्तन। ये जो विद्रोह हुए इससे अक्सर शासकों को किसानों को अधिकार या को करने जैसी रियायतें देने के लिए मजबूर किया। ओके, अब ये विद्रोह वेस्ट नहीं गया इनका, इन्होंने अगर विद्रोह किया सो उससे राजा डर गए और उन्होंने टैक्स वगैरह को भी कम किया। कुछ मामलों में उन्होंने शासकों को उखाड़ फेंका, मींस राजा ही चेंज कर दिया भाई, इतना ज्यादा विद्रोह था। और सरकारी नीतियों में भी बदलाव करना पड़ा राजाओं को। और सामाजिक लामबंदी का मतलब था ये जो लोकप्रिय विरोध आंदोलन प्रदर्शन होते थे, इससे आम लोगों को एक साथ आने और उत्पीड़न के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई आयोजित करने का अवसर मिल गया। मतलब कि क्या था कि ये एक ऐसा मौका मिल गया कि जितने भी लोग सेम प्रॉब्लम से ग्रसित थे, आम आदमी किसी भी वर्ग का हो, अब वो सारे हो गए एक। ठीक है, अब क्या है कि एक हो गए सारे, अगर कुछ भी होगा मिल के सारे आंदोलन करेंगे। तो उन्होंने किसानों के बीच एकजुटता की भावना को बढ़ावा दिया। ये जो आंदोलन हुए इससे सभी किसान एकजुट हो गए और अब इससे फिर राजा भी डरता है अगर सभी एक होंगे तो। आर्थिक सुधार की बात करें तो लोकप्रिय अशांति के जवाब में शासकों ने कभी कभी सुधार भी करने की कोशिश करी। जब इतना ज़्यादा उन पे प्रेशर आया राजाओं पे तो उन्होंने आर्थिक रूप से सुधार करने की कोशिश करी, जिसका उद्देश्य आम लोगों को होने वाली कठिनाइयों को कम करना था। और मीन्स ये आर्थिक सुधार इसीलिए थे कि लोगों को कठिनाई कम से कम हो। इन सुधारों में ये था कि खाद्य कीमतों को विनियमित करना, मीन्स जो फूड जो फसल है उसकी प्रॉपर कीमत किसान को देना। और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करना, मीन्स जो वर्किंग कंडीशंस हैं उसमें सुधार हो। भूमि का पुनर्वितरण, जो भूमि ही किसान है उनको मतलब भूमि वगैरह मिले और उन पे ज़्यादा दबाव वगैरह ना हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। सांस्कृतिक और बौद्धिक क्या आए तो ये जो विरोध प्रदर्शन होते थे इससे नए नए विचार और विचारधाराओं का विकास हुआ। इससे सामंतवाद और कुलीन लोगों के जो विशेष अधिकार थे उनकी वैधता को मिली। मीन्स अभी ये जब लोग एक हो गए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे, तो सामंत लोग भी डरने लगे, कहीं ना कहीं सामंतवाद को भी खतरा हो गया। जो बड़े बड़े अमीर लोगों के विशेष अधिकार होते थे, स्पेशल राइट जो कुछ चुनिंदा लोगों के पास होते थे, वो भी खत्म होने लगे। सो इससे लोकतंत्र की भावना का विकास हुआ, सामाजिक न्याय की भावना का विकास हुआ, मानव अधिकारों से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उनका विकास होने लगा। ओके, तो ये सारी बातें हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शास्त्रीय पौराणिक कथाओं की बारोक और नियो क्लासिकल व्याख्याओं के बीच विषयगत अंतर की जांच करो। तो इसको समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बारोक और नियो क्लासिकल व्याख्या ऑफ शास्त्रीय पौराणिक कथाओं, ये क्या है। तो अलग अलग पीरियड्स के अंदर जो आप अगर इसको समझोगे कि बैरोक एंड न्यू क्लासिकल व्याख्या ऑफ शास्त्रीय पौराणिक कथाओं रिप्रेजेंट टू डिस्टिंक्ट पीरियड्स इन आर्ट हिस्ट्री। यानी कि जो आर्ट होता है, जो कला होती है, चाहे वो मूर्ति में हो चाहे वो चित्र में हो, तो अलग अलग पीरियड को दर्शाता है। ठीक है, जिसमें कि हर किसी की अपनी कुछ थीम होती थी, अपना फोकस होता था, अपनी एक अलग अप्रोच होती थी। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले बारोक कला। तो बारोक कला 17वीं और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जो बारोक कला थी, तो कलाकारों ने जो भी अपना काम किया था, कार्यों में भावना, नाटक और गति को जगाने की कोशिश करी। मीन्स ऐसी कला जिसमें कुछ फीलिंग्स आती हुई दिखे आपको, कुछ आपको मोशन, कुछ गति होती हुई दिखे और कुछ नाटक की चीजें दिखे। तो बारोक कला में अक्सर पौराणिक दृश्यों को भव्यता और गतिशीलता की भावना के साथ चित्रित किया जाता है। मीन्स कुछ ऐसे चित्र दिखाए जाते हैं बहुत भव्य तरीके से, जो कि हमें ये बताते हैं कि मतलब मान लो किसी भी कथा को जब आप नाटक के रूप में देख रहे हो तो वो पात्र कैसे दिख रहे होंगे, कुछ वैसा दिखता है। तो ये फोटो है, आगे दिखाता हूँ आपको। भावना और नाटक। तो बारोक कलाकारों ने शास्त्रीय मिथकों की भावनात्मक तीव्रता पर जोर दिया। जो शास्त्र होते थे यूरोप के अंदर, जो पुरानी शास्त्रीय चीजें होती थी, ठीक है, जो पुराने ग्रंथ होते थे, उनमें जो मिथ वगैरह दिए होते थे, उनसे रिलेटेड कुछ आर्ट वगैरह बनाया। उन्होंने संघर्ष, जुनून, उथल पुथल के क्षणों को कैद करते हुए तीव्र भावनाओं वाले दृश्य बनाए। मीन्स संघर्ष करते हुए दिखाया जा रहा है किसी चित्र में, तो किसी में बहुत ज्यादा तीव्र भावना दिखाई जा रही है। उदाहरण के लिए जियान लोरेंजो बर्नीनी की एक मूर्ति कला है अपोलो और डेफने। सो डेफने के एक लॉरेल पेड़ में नाटकीय परिवर्तन को चित्रित किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। देखो, ये पेड़ है और इसके अंदर ये ऐसे दो कैरेक्टर बनाए गए हैं, आपको बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा। तो इस तरीके से इसको ये बनाया गया है। तो
इस कला को बताया गया है, ये बोरोक का ही एक एग्जाम्पल है। ओके, बोरोक कला का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिखाया। फिर है आंदोलन और ऊर्जा। बैरोक कलाकारों ने अपने पौराणिक प्रतिनिधित्व में आंदोलन और ऊर्जा की भावना पैदा करने के लिए गतिशील रचनाओं और अंतरंजित इशारों का उपयोग किया। मीन्स इनके चित्रों में आपको कुछ इशारे दिखेंगे, कुछ ऐसी चीज़ दिखेगी कि हाँ भाई कुछ मूवमेंट हो रही है। आकृतियों को अक्सर नाटकीय मुद्रा में चित्रित किया गया, जिसमें घूमती हुई चिलमन और गतिशील विकर्ण होते थे, जो दृश्यों में क्रिया और गति की भावना को दर्शाते हैं। इसको सिंपली अगर आपको बताऊं तो कहने का मतलब है इन कलाकारों ने कुछ ऐसी मूर्तियां बनाई, कुछ ऐसे चित्र बनाए जो कि ऐसा दिखा रहे हैं कुछ मूवमेंट हो रही है, ठीक है, कुछ क्रिया हो रही है, कुछ करा जा रहा है, ऐसा दिखाया जाता था। ठीक है, सो ये देखो एक और एग्जाम्पल, इसमें कुछ नाटकीय तरीके से आपको लग रहा होगा कुछ हो रहा है, ठीक, कुछ किया जा रहा है यहाँ पे, तो ऐसा होता था इनकी कला में। प्रतीकवाद और रूपक। बैरोक कलाकारों ने अपने पौराणिक कार्यों में गहरे अर्थ व्यक्त करने वाले प्रतीकवाद और रूपक का उपयोग किया। मीन्स इनके चित्रों में, इनकी मूर्तियों में आपको कुछ सिंबल्स देखने को मिलेंगे। पौराणिक आख्यानों को अक्सर बुराई पर अच्छाई की विजय या मानवीय स्थिति के संघर्ष जैसे व्यापक विषयों के रूप में उपयोग किया जाता था। तो पुरानी जो चीज़ें हैं उसमें कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है चित्रों में, बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पीटर पॉल रूबेंस की पेंटिंग है द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसिपस। अब ये फोटो आपको दिखा नहीं सकता, थोड़ी एडल्ट फोटो है, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ये कैसी चित्र है, ये कैसा चित्र है। ठीक है, सो ऐसी भी चीज़ें दिखाई जाती थी चित्रों में। तो ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। नवशास्त्रीय कला, जिसको नियो क्लासिकल आर्ट भी कहा जाता है। सो नियो क्लासिकल आर्ट में क्या था, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। ठीक है, नवशास्त्रीय कला 18वीं सदी के अंत में बरोक और रोकोको शैलियों की जातियों के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में उभरी। तो जो बरोक कला थी और एक और कला है रोकोको, ये इन दोनों से अलग कला है। ठीक है, रोकोको से और बोरोक कला से बिल्कुल अलग कला है। नवशास्त्रीय जो कलाकार होते थे, न्यू क्लासिकल आर्टिस्ट, उन्होंने अपने कार्यों में स्पष्टता, व्यवस्था और तर्क संगतता पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, और जो आदर्श वाली बातें होती हैं, जो प्राचीन समय में कुछ आदर्श वाली बातें वो अपने चित्रों में दिखाई। शास्त्रीय पौराणिक कथाओं की नवशास्त्रीय व्याख्याओं ने नैतिक पाठों और शास्त्रीय आदर्श चित्रण पर जोर दिया। तो इन्होंने नैतिकता, मोराल वाली कुछ ऐसे चित्र और मूर्तियां बनाई जो पुराणिक बातें होती है हमारी, ठीक है, जो उसमें आदर्श होते हैं वो इन्होंने दर्शाए अपने कला में। आदर्श, सौंदर्य और सद्भाव। सो नवशास्त्रीय कलाकारों ने प्राचीन ग्रीस और रोम की कला और वास्तुकला से प्रेरणा लेते हुए एक संयमित और सामंजस्यपूर्ण सौंदर्य शास्त्र का समर्थन किया। तो इन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन ली इन आर्टिस्ट लोगों ने? एक तो जो रोम था और जो ग्रीस था, जो कलाएं होती थी वहां से ये लोग इंस्पायर्ड थे। सौंदर्य और पूर्णता के शास्त्रीय आदर्श को दर्शाते हैं और पौराणिक आकृतियों को, मीन्स जो पुराने समय के शास्त्रों वगैरह में जो दिया हुआ है उसको इन्होंने दोबारा से चित्रित करा। जैसे जैक्स लुई डेविड की पेंटिंग है द ओथ ऑफ द होराती। इसमें क्या है आपको मैं दिखाता हूं कि इनका आर्ट ऐसा था कुछ। देखो कितनी स्पष्ट, कितनी क्लियर इमेज है। आपको शायद ही इतनी क्लियर पीछे वाली इमेज लगी हुई, इतनी क्लियर इमेज है। ओथ यानी कि कोई शपथ दिलाई जा रही है यहाँ पे, और ये ग्रीस, रोम से इंस्पायर्ड है। ओके, तो इस तरीके से ये इनकी कला थी। अब आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नैतिक रूपक और ज्ञानोदय मूल्य। तो नवशास्त्रीय कलाकारों ने ज्ञानोदय की जो बातें थी, जो हमने अभी पीछे पढ़ी थी, ठीक है, कि तर्क करना, ठीक है, वो सब चीज़ों पर इन्होंने फोकस करा। इन कलाकारों ने वीरता, सदाचार और नागरिक कर्तव्यों जैसे विषयों का पता लगाने के लिए पौराणिक आख्यान, देखो पौराणिक आख्यान का मतलब है जो पुरानी, जो हमें जो कुछ ग्रंथ मिलते हैं उनमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनका उपयोग करा और अपने कार्यों को प्रबुद्धता या फिर ज्ञानोदय के आदर्शों के साथ जोड़ा। जो ज्ञानोदय का टाइम था उस टाइम पे इन लोगों ने अपने जो ज्ञानोदय के टाइम की जितनी भी चीज़ें थी वो इन्होंने अपने चित्रों में दिखाई, पेंटिंग्स में दिखाई। फॉर एग्जांपल जीन ऑगस्टे डोमिनिक इंग्रेस की पेंटिंग है द एपोथेसिस ऑफ होमर। ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर क्या, देखो ये पेंटिंग है, ये कहीं ना कहीं विचार जो किस तरीके से लोगों में ज्ञान वापस आ रहा था, ठीक है,
और लोग किस तरीके से शिक्षित हो रहे थे, वो सब आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, शास्त्रीय पुनरुद्धार और राष्ट्रीय पहचान। तो ये जो नियो क्लासिकल कला थी, इसमें क्या है, राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत की अभिव्यक्ति के रूप में शास्त्रीय विषयों और प्रतीकों के पुनरुद्धार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यहाँ पे क्या होता है, इन कलाकारों ने अपनी एक सांस्कृतिक पहचान को दिखाने के लिए कुछ ऐसी पेंटिंग्स वगैरह बनाई, ठीक है, और शास्त्रीय अतीत के साथ, मतलब आप ये समझ लो जो जितनी भी क्लासिकल चीज़ें थी वो इन्होंने अपने, जो पौराणिक चीज़ें होती हैं वो इन्होंने अपने चित्रों में डाली। उदाहरण के लिए एंटोनियो कैनोवा की एक मूर्तिकला है परसियस विद द हेड ऑफ मेदूसा, ठीक है। सो इसमें भी आपको देखने को मिलता है कि कुछ शास्त्रीय चीज़ें उठाकर उसको चित्रों में डाल दिया गया। देखो ये एक बहुत सुंदर मूर्तिकला है जो आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये एक नियो क्लासिकल आर्ट है जो आपको नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब हम संक्षेप में कहें तो शास्त्रीय पौराणिक कथाओं की बैरोक और नव शास्त्रीय व्याख्याएं। देखो होता क्या है कि कुछ शास्त्रीय पौराणिक कथाएं होती हैं, हमारे देश में भी होती है ना कुछ पौराणिक कथाएं, कुछ पुराने ग्रंथ, वैसे यूरोप में भी होते हैं। अब उन कथाओं को आप कैसे चित्रों में दिखा रहे हो ना, कैसी थीम्स दिखा रहे हो, यही है जो हमने पढ़ा है। तो इसके अंदर हर किसी की थोड़ी थीम अलग हो सकती है, जबकि बैरोक कला जो है वो भावना, नाटक और गतिशीलता पर जोर देती है, और नियो क्लासिकल कला जो है वो कहीं ना कहीं स्पष्टता, क्लैरिटी, सद्भाव, नैतिकता, इन सब पर जोर देती है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। आगे बढ़ते हैं, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में विकासशील सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रारंभिक आधुनिक यूरोप मीन्स जब आधुनिक काल का प्रारंभ हो रहा था तो महिलाओं की क्या स्थिति थी, कैसे वो सार्वजनिक जीवन में भाग लेते थे, आइए समझते हैं। तो महिलाओं की स्थिति आप देखोगे कि वेरी करती है कि जो महिलाएं समाज में ऊपर थी, जो थोड़ी अमीर थी, उनकी स्थिति अलग थी, जो महिलाएं गरीब थी उनकी स्थिति यहाँ पे थोड़ी सी अलग थी। कैसे, आइए समझते हैं। यूरोप में शुरुआती आधुनिक काल के दौरान लगभग 15वीं सदी के अंत से लेकर 18वीं सदी के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि सामाजिक आर्थिक वर्ग और शहरी केंद्र, देखो धनवान महिलाएं, जो अमीर घर की महिलाएं होती थी, विशेष रूप से कुलीन या फिर पूंजीपति वर्ग की महिलाएं जो होती थी, जो बहुत अमीर होती थी, वो अक्सर निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड वाली महिलाओं की तुलना में सार्वजनिक जीवन में शामिल होने के अधिक अवसर मिलते थे उन्हें। जो लोग अमीर थे, जो अमीर वाली महिलाएं थी, उनको थोड़ा वो ज़्यादा मतलब पार्ट लेती थी डेली लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में, जबकि जो गरीब महिलाएं थी उनको इतने अधिकार नहीं थे। शहरी केंद्रों में जहां आप देखोगे जहां व्यावसायिक गतिविधियां फली फूली, क्योंकि शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवसर मौजूद थे, तो अक्सर शहर जो है वो सांस्कृतिक आदान प्रदान के भी केंद्र होते हैं। तो वहाँ पे जिन महिलाओं के पास ज़्यादा अधिकार थे, ठीक है, उन महिलाओं ने शिक्षा भी ली। जो महिलाएं अमीर थी, ठीक है, उनको शिक्षा वगैरह भी मिली, और इसके कारण कभी कभी वो बौद्धिक मंडलियों, सैलूनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होती थी। अब ये महिलाएं क्या करती थी, मंडली बनाती थी, जितनी अमीर घर की महिलाएं थी, और ये क्या आपस में चर्चा करती थी, और इसको फिर क्या कहा जाता था, साहित्यिक सैलून वगैरह भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मंडलियाँ लगातार आपस में मिलती थी, एक दूसरे के साथ चर्चा वगैरह भी ये महिलाएं करती थी। साहित्यिक सैलून क्या होता है, देखो अमीर और जो प्रभावशाली घर की महिलाएं होती थी जिन्हें अक्सर सैलूनियर कहा जाता था, ठीक है। अब ये वर्ड याद रखना, जो महिलाएं थोड़ी अमीर घर से आती थी उनको सैलूनियर कहा जाता था, जो मिलती थी, मीटिंग्स वगैरह करती थी, और उन्होंने अपने घरों में सभाओं का आयोजन करा। मीन्स सभी महिलाओं को बुलाया जाता था, वहाँ पे इकट्ठा किया जाता था, जहाँ पर बुद्धिजीवी महिलाएं आती थी, जो कुछ लेखक महिलाएं होती थी, कलाकार महिलाएं होती थी, जो साहित्य के क्षेत्र में होती थी वो महिलाएं आती थी। तो ये जो सैलून होते थे, सैलून मीन्स ये जो सभाएं होती थी, ये एक ऐसा स्थान होता था जहां महिलाएं अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करती थी। हर महिला अपना अपना ज्ञान वहां पे बांटती थी, एक दूसरे को बताती थी। जैसे फ्रांस के अंदर है मैडम डी रेम्बोइलेट, और डच गणराज्य में थी अन्ना मारिया वैन शूरमैन। ये कुछ 2-3 नाम बताए मैंने आपको, ऐसी कई महिलाएं थी जो जिनको सैलोनियर कहा जाता है, ठीक है, जो लगातार सभाएं वगैरह आयोजित करती थी। तो ये उनकी फोटो है, कुछ इस तरीके से दिखती थी जो सैलोनियर महिलाएं होती थी। नाउ लेट्स मूव अहेड। कलात्मक अभिव्यक्ति, कुछ महिलाओं ने जो है बाधाओं के बावजूद कला के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति का रास्ता खोजा, अपनी बातों को रखने के लिए कला का सहारा लिया। आप अगर देखोगे, अगर किसी को प्रॉपर कला की ट्रेनिंग वगैरह लेनी है, प्रोफेशनल बनना है, तो ऐसे में तो कई बाधाएं थी।
आप सीधा आर्टिस्ट नहीं बन सकते थे उस टाइम पे, कई बाधाएं थी, सामना करना पड़ता था। तो इटली में आर्टेमिसिया जेंटिलिस्की और स्पेन में सोफोनिस्बा एंगू इसोला, ये कुछ ऐसी महिलाएं थी कलाकारों ने जिन्होंने अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता के लिए अपनी पहचान बनाई एक हिस्ट्री में। इन दो महिलाओं का नाम जो मैंने आपको बताया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। महिलाओं ने कढ़ाई और निडल वर्क, जिसको सुई से रिलेटेड काम होता है, कढ़ाई मीन्स एम्ब्रॉयडरी जो होती है, कढ़ाई करते हैं, और सजावट वगैरह जैसी जो कलाएं होती हैं, ये सब चीज़ों में करने में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लिया। मीन्स ट्रेनिंग लेती थी वो इन चीज़ों की, ठीक है, और एग्जीबिशंस वगैरह में भी अपना सामान वगैरह लेकर जाती थी। फिर उसके बाद है धार्मिक और धर्मार्थ गतिविधियाँ। तो धर्मार्थ मतलब चैरिटेबल जो कुछ एक्टिविटीज़ होती थी या कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी, उसमें महिलाएं कैसे आगे रहती थी। तो जो भिक्षुणी हो, देखो एक तो होता है भिक्षु, भिक्षु मीन साधु संत मॉन्क, एक होती है भिक्षुणी, उसका फीमेल वर्जन। तो भिक्षुणी जो रहती थी जहाँ पर विहारों में और मठों में, वहाँ की महिलाओं को एक संरचित धार्मिक ढांचे के भीतर शिक्षा, आध्यात्मिक चिंतन और धर्मार्थ कार्य करने के अवसर थे। मीन्स महिलाओं को कितना पढ़ने का अधिकार था, जितना उनको वो सिलेबस दिया गया है, जितना एक भिक्षुणी को पढ़ना चाहिए उतना ही वो पढ़ सकते थे, उतना ही वो काम कर सकते थे। कुछ महिलाएं विशेष रूप से जो कुलीन यानी कि जो अमीर घर की महिलाएं होती हैं, कुलीन मीन्स अमीर, अमीर घर की महिलाओं ने, उन्होंने क्या किया, धार्मिक संस्थानों के संरक्षण और धर्मार्थ फाउंडेशनों में भागीदारी के माध्यम से प्रभाव डाला। कुछ महिलाएं चैरिटेबल काम वगैरह भी करती थी, एनजीओ वगैरह जैसे होते हैं ना, धर्मार्थ संस्थान होते हैं, ऐसे में महिलाएं बहुत ज़्यादा अपना योगदान देती थी, ठीक है, अपनी सेवा देती थी। राजनीतिक प्रभाव, जबकि औपचारिक राजनीति में तो डायरेक्टली महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा रास्ता कठिन था, पॉलिटिक्स से तो महिलाएं बहुत दूर थी, लेकिन जो संभ्रांत महिलाएं होती थी, संभ्रांत का मतलब होता है यहाँ पे अमीर घर की महिलाएं, ठीक है, अमीर महिलाएं अक्सर अपने और अपने परिवार के हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सामाजिक पूंजी उठाती थी, जो उनके पास जो पैसा था उसका वो फायदा उठाती थी, और राजनीतिक सलाहकार, मध्यस्थ और वार्ताकार के रूप में भी काम करती थी। जो महिलाएं अमीर घर से आती हैं वो क्या करती थी, उनके पास पैसा भी था, उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी थी, तो वो सलाह वगैरह दे दिया करती थी। जैसे फ्रांस में कैथरीन डे मेडिसी और इंग्लैंड में एलिजाबेथ प्रथम जैसी कुछ रानियां रही हैं, पत्नियां रही हैं, जिन्होंने पुरुष प्रधान समाज होते हुए भी अपनी एक इमेज बनाई पॉलिटिक्स में। अगला सवाल है, यूरोपीय विवाह पैटर्न की परिभाषित विशेषताएं क्या थी और यह यूरोप में पिछले वैवाहिक मानदंडों से कैसे भिन्न है। यूरोप के अंदर विवाह का पैटर्न कैसा था, ये आपसे पूछा जा रहा है, और परिवार वगैरह के बारे में भी आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, देर से विवाह, यूरोपीय विवाह पैटर्न, ठीक है, इसमें क्या होता था, सबसे इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से ये था कि व्यक्तियों में पहले की तुलना में अपेक्षाकृत देर से शादी करने की प्रवृत्ति थी, थोड़ा सा लेट शादी करते थे। इस अवधि के दौरान कई यूरोपीय लोगों ने अपनी किशोरावस्था के अंत या फिर 20 के दशक की शुरुआत में शादी करने के बजाय, देखो पहले क्या होता था, 20 तक आते आते 19 तक आते आते शादी हो जाया करती थी, लेकिन अब लोग जो है 30 तक शादी कर रहे थे। ओके, सो यह देरी अक्सर आर्थिक कारकों के कारण भी होती थी, जैसे कि भाई हर कोई चाहता था फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं, उसके बाद मैं शादी करूंगा। सो ऐसा ये देखने को मिलता है, देर से विवाह। ब्रह्मचर्य की उच्च दर, यूरोपीय विवाह पैटर्न का एक और यहाँ पे पहलू ये है कि ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे महिलाओं में बहुत ज़्यादा था। कई महिलाएं या तो अपनी पसंद से या फिर आर्थिक रूप से उतना सक्षम ना होने के कारण जीवन भर अविवाहित यानी कि अनमैरिड रहती थी, शादी ही नहीं करती थी भाई, और अक्सर शादी में देरी करने की प्रथा और एक स्वतंत्र घर स्थापित करने की उच्च लागत से जोड़ा जाता था। देखो होता क्या है, महिलाएं बहुत बारी तो आर्थिक रूप से इतनी सक्षम नहीं थी, तो उन्हें लगता था कि हमें किसी के अंडर रहना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है शादी करो ही मत, ठीक है, तो ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़्यादा होता था। एकल परिवार, यूरोपीय विवाह पैटर्न में ये देखने को मिलता है कि एकल परिवार बहुत ज़्यादा थे, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे एक अलग घर में एक साथ रहते थे, ठीक है। पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली होती थी, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली में क्या है, दादा दादी चाचा चाची सब एक साथ रह रहे हैं, लेकिन एकल परिवार में थोड़ी न्यूक्लियर फैमिली छोटी हो जाती है, ठीक है, पति पत्नी बच्चा, और हो सकता है कि पति की माँ बाप, जो माँ बाप है वो हो। नियोलोकल निवास, अब इसमें क्या होता है, पहले के समय में आम पैतृक या मातृस्थानीय निवास पैटर्न के विपरीत यूरोपीय विवाह पैटर्न में नियोलोकल
जो है नियो लोकल निवास का उदय देखा गया, जहां नव विवाहित जोड़े अपने माता पिता से अलग अपना स्वतंत्र घर बनाते थे। देखो पहले क्या होता था, शादी होती थी तो एक घर होता था जहां पे वो माँ बाप के साथ में रहते थे, होम जो होता था उसमें आके जो नव विवाहित जोड़ा है, जो न्यूली मैरिड कपल है, वो माँ बाप के साथ रहता था। अब इसमें देखने को मिल रहा है कि ये लोग अलग अपना घर बना रहे हैं और सिर्फ पति पत्नी वहां पे अलग रह रहे हैं। सो ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। फिर है वैवाहिक बंधनों पर जोर। तो यूरोपीय विवाह पैटर्न के दौरान हमें देखने को मिलता है कि विवाह विशुद्ध रूप से आर्थिक या राजनीतिक विचारों के बजाय, पहले क्या होता था, लोग शादी करते थे राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, आर्थिक फायदा उठाने के लिए, बट अब जो शादियां हो रही थी वो इमोशंस, वो एक जुड़ाव, वो जो एक बंधन, ठीक है, जो वो वचन होते हैं उसको हर कोई फॉलो कर रहा था। फिर है कम प्रजनन दर। जबकि प्रजनन दर विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों में भिन्न होती है, यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि यूरोपीय विवाह पैटर्न के दौरान जो प्रजनन दर है वो पहले की तुलना में कम थी, ठीक है। आप अगर देखोगे, क्योंकि एक तो देर से विवाह हो रहा है, ठीक है, सो कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो प्रजनन दर पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब वो प्रजनन दर थोड़ी कम हो गई थी। अब अगला सवाल है हमारा, धार्मिक संघर्षों, कानूनी परिवर्तनों और आर्थिक परिस्थितियों जैसे तत्वों पर विचार करते हुए उन सामाजिक राजनीतिक कारकों का अन्वेषण और चर्चा करें जिनके कारण 16वीं और 17वीं शताब्दी में विच ट्रायल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, ठीक है। विच ट्रायल, विच ट्रायल अब मैं आपको समझाता हूं आगे क्या होता है। किसी को आप कभी कभी डायन कह देते हो, चुड़ैल कह देते हो, तो उसी से रिलेटेड है ये कुछ, कि कुछ लोगों को क्या है, एवं ही खाम खा में कह दिया जाता था ये डायन है, ये चुड़ैल है, इसको मारो पीटो, इसने ये किया, इसकी वजह से ये हुआ है। सो फिर वो कहते थे इसको कोर्ट में ले जाओ, ठीक है, कोर्ट में फिर ट्रायल्स चलते थे। अब समझाता हूँ आपको आगे क्या होता है। देखो धार्मिक संघर्ष, सुधार आंदोलन जब चल रहा था, धर्म सुधार आंदोलन, आपको पता है, जो एक तो था प्रोटेस्टेंट वाले लोग थे और एक तरफ कैथोलिक लोग थे, ठीक है, ये आपस में लड़ते रहते थे। तो 16वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ था ये आंदोलन। इसमें यूरोप को धार्मिक आधार पर दो भागों में बांट दिया था, प्रोटेस्टेंटवाद और कैथोलिकवाद। तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक अधिकारी अक्सर जादू टोने के आरोप लगाते थे एक दूसरे पर, कि ये एक दूसरे पर जादू टोना करते हैं, एक दूसरे को बदनाम करते थे। तो प्रोटेस्टेंट सुधारकों ने क्या करा, कैथोलिक चर्च के अधिकार को चुनौती दी। उन्होंने बोला कैथोलिक वाले जो ये हैं ये बहुत गलत हैं, ये समाज के लिए बहुत गलत गलत नियम बनाते हैं, जिससे धार्मिक गुटों के बीच तनाव बढ़ गया। सो प्रत्येक पक्ष ने एक दूसरे पर जादू टोना करने और शैतान के साथ सांठगांठ करके एक दूसरे को तबाह करने का आरोप लगाया, कि वो कोर्ट में जाके कह रहे हैं ये जादू टोना कर रहा है मेरे ऊपर, ठीक है। फिर है कानूनी परिवर्तन। उस समय के कानूनी ढांचे ने विच ट्रायल के बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। होता क्या है कि जो मिडेवल टाइम पे जो कानूनी प्रणालियां थी आमतौर पर जादू टोने के आरोपों पर अधिक संदेह करती थी, और अक्सर किसी को डायन के रूप में निंदा करने से पहले पर्याप्त सबूत की आवश्यकता होती थी। अगर आप किसी को डायन कह रहे हो, आप उसकी समाज में जो रेपुटेशन है वो खराब कर रहे हो, आपके पास प्रॉपर सबूत होने चाहिए, उसके बाद ही आप किसी को डायन कह सकते हो। लेकिन प्रारंभिक आधुनिक काल के दौरान क्या होता है कि कानूनी सुधार हुए, जैसे कि 1487 में मैलियस मालेफिकारम, यानी कि चुड़ैलों का हथौड़ा जिसको हिंदी में कहा जाता है, ये अपनाया गया। इसमें क्या होता है, इसमें चुड़ैलों के उत्पीड़न के लिए एक छद्म कानूनी औचित्य प्रदान किया, और इसमें दिया जाता है कि हेनरिक क्रेमर और जैकब स्प्रेंगर ने ये किताब लिखी थी और ये ग्रंथ लिखा था, और इसमें ये बताया कि इस ग्रंथ ने कई अधिकारियों की नज़र में चुड़ैलों के शिकार को वैध बनाते हुए चुड़ैलों की पहचान करने, मुकदमा चलाने और दंडित करने के लिए दिशा निर्देश दिए। एक ऐसी किताब बनाई जिसमें दिया गया कि जो चुड़ैल अगर है, कोई अगर डायन है, तो उसको पकड़ो, उसके ऊपर जो है मुकदमा चलाओ। ये पूरी किताब आ गई उसके ऊपर, डायनों के ऊपर, ठीक है। अब भाई इससे क्या है, विच ट्रायल्स जो होते थे, जो डायन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में विच, वो और ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। सो इसने भी एक कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो गति दी। आर्थिक परिस्थितियाँ, तो आर्थिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर बहुत उथल पुथल देखने को मिलती है, फसल खराब हो रही थी, कभी अकाल आ रहा था, कभी महंगाई बढ़ रही थी। सो संकट के समय लोग अक्सर अपने दुर्भाग्य के लिए किसी को बलि का बकरा ढूंढते थे, कि अगर मान लो मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं प्रॉब्लम में किसकी वजह से हूँ, इसको पकड़ो, ये डायन है, इसकी वजह से सब खराब हो रहा है, तो किसी को भी पकड़ लेते थे, मेरे पे जादू टोना कर दिया, इसको पकड़ो, इसको कोर्ट लेके चलो। तो ऐसे बहुत चलता था अंधविश्वास। इसके अतिरिक्त जैसे अर्थव्यवस्थाओं
आप अगर देखोगे जैसे जैसे अर्थव्यवस्था सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर जा रही थी, सामाजिक तनाव बढ़ता जा रहा था और महिलाओं, गरीबों और अल्पसंख्यकों जैसे हाशिए पर रहने वाले समूह जादू टोने पर मतलब गरीबों को ज़्यादा शिकार बनाया जाता था। जादू टोना अक्सर माना जाता था गरीब कर रहे हैं, बेचारे गरीबों को ही पकड़ा जाता था। सामाजिक पदानुक्रम और शक्ति गतिशीलता, तो ये जो विच ट्रायल होते थे, जो डायन वगैरह किसी को जब घोषित किया जाता था, अक्सर आप अगर देखोगे विशेषकर महिलाओं के साथ ये होता था, महिलाएं सबसे ज़्यादा निशाना बनाई जाती थी इस चीज़ का। जो भी लेडीज़ हैं, लेडीज़ों को ही समझा जाता था कि इसकी वजह से ही सब हो रहा है, यही डायन है, इसको पकड़ो। जादू टोने के आरोप अक्सर उन महिलाओं के खिलाफ लगाए जाते थे जो मान लो जो दाई होती है, जिसको जड़ी बूटी वगैरह की नॉलेज है, बोला जाता था ये तो डायन है, ये तो चुड़ैल है, ये तो जादू टोना करती है। इसके अतिरिक्त विच ट्रायल ने स्थानीय अधिकारियों को कथित चुड़ैलों के उत्पीड़न के माध्यम से अपनी शक्ति को मजबूत करते हुए अपने समुदायों पर नियंत्रण स्थापित करने का अवसर दिया। जो अधिकारी होते थे वो क्या करते थे, इन बेचारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते थे, इनका उत्पीड़न करते थे और वो इससे अपने आप को मजबूत बनाना चाहते थे। परीक्षण और दंड, तो आरोपी चुड़ैल या फिर डायन जिसको बोला जाता था, जिसको विच बोला जाता था, ठीक है, उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाता था, उनको जला दिया जाता था, फांसी पर लटका दिया जाता था, उनको डुबो दिया जाता था, कुछ मामलों में भीड़ के हवाले छोड़ दिया जाता था महिलाओं को, मारो पीटो, इसके साथ जो करना है वो करो। इसके अलावा जादू टोना के आरोप में जिन लोगों को दोषी ठहराया गया, जो फांसी दी गई, उनमें से अधिकांश महिलाएं ही होती थी। पुरुषों को भी निशाना बनाया जाता था लेकिन पुरुष कम थे, महिलाएं ज्यादा थी। बोला जाता था ये जो महिलाएं हैं शैतानों के साथ मिली हुई हैं, चुड़ैल है, डायन है, ये है, वो है। सो ये बहुत ज्यादा था। देखो ऐसे समाज के बीच में किसी बेचारी महिला को बिठा दिया जाता था, बोलते थे ये डायन है, इसको कोर्ट में भी घसीटा जाता था, इसको दंड भी दिया जाता था और ये सब चीज़ें बहुत कॉमन थी उस टाइम पे। लेकिन इस चीज़ में गिरावट आई। 17वीं सदी के अंत में ट्रायल होते थे, ये धीरे धीरे कम हो गए क्योंकि ये विज्ञान का विकास हो रहा था। साइंस ने क्या क्या किया है देख सकते हो आप। साइंस ने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या प्रूफ है भाई, डायन क्या होता है, डायन की वो दो एक्सप्लेनेशन, प्रूफ बताओ कि इस महिला की वजह से ही ऐसा हुआ है या ऐसे ही इसको पकड़ रखा है। सो साइंस के आने की वजह से ये जो विच ट्रायल है ये धीरे 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 खत्म हो गए। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।